नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात श्रीलंका में आपातकाल की। श्रीलंका सरकार ने कैंडी प्रांत में बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश में 10 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। हिंसा मुख्य तौर पर श्रीलंका के कैंडी में हुई, लेकिन सरकार ने इस हिंसा को दूसरे इलाकों तक फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कैंडी में 2 दिन पहले मुस्लिम और बौद्ध समुदायों के लोगों के बीच सीधी झड़पें हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के शख्स की एक मौत की खबर थी। इस दौरान कई मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों को आग लगा दी गई। असल में श्रीलंका के कई इलाकों में मुस्लिम और बौद्ध धर्म के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं और पिछले 1 साल से दोनों समुदायों के बीच तनाव काफी तीखा रहा है। इससे पहले जून 2014 में भी दोनों समुदायों के बीच दंगे हुए थे। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि मुस्लिम संस्थाएं और इससे जुड़े लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वहीं कुछ संगठन रोहिंग्या मुसलमान को शरण देने का विरोध भी कर रहे हैं। श्रीलंका की करीब 1.25 करोड़ की आबादी में 10% मुस्लिम हैं, जबकि बौद्ध सिंघली 75% बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की संख्या 13% है, जिनमें अधिकांश तमिल मूल के हैं। और समझेंगे आज अपने खास मेहमानों के जरिए कि असल में इस आपातकाल के पीछे के बड़े कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या ये राजनीतिक है या फिर इसके सामरिक दूसरे कारण ज्यादा है। हमारे साथ स्टूडियो में है शीलकांत शर्मा जी, पूर्व राजनयिक हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान कमांडर सूर्य भास्कर साहब हैं, जो कि निदेशक हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर SD मुनि हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत मैं मुनि सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप श्रीलंका के जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ उसमें आप फाउंडर मेंबर भी रहे। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और अचानक एक प्रांत में हिंसा और उसके बाद 10 दिन का आपातकाल? देखिए, पहली बात तो 10 दिन का आपातकाल ठीक लगाया उन्होंने। उसकी वजह यह है कि एक डर सा बना हुआ था कि कहीं ये हिंसा और क्षेत्रों में नहीं फैल जाए। और उसका कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों से वैसे बहुत पुराना तनाव है सिंगली लोगों के बीच में, और जो तमिल लोग हैं, और मुसलमान भी तमिल बोलता है, तमिल लोगों के साथ उनका पहले से गहरा संबंध रहा है। बीच में राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हो गया, और सिंगलियों के साथ में मुस्लिम समुदाय का आना जाना रहा है। साथ संबंध भी रहे हैं राजनीतिक और नहीं भी रहे हैं। तो वो इस तरह की स्थिति में कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हिंसा और जगह फैल जाए और कोई न कोई उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। राजनीतिक फ़ायदे की बात यह है कि अभी जो श्रीलंका का कोएलिशन सरकार है, उसके अंदर से कुछ तनाव है, और राजपक्षे ने उनको चुनौती वैसे भी दे रखी हैं। अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, उसमें एक तरह से जातीय पोलराइजेशन का मुद्दा कहीं न कहीं सरका हुआ था। तो इस वजह से जो जातीय तनाव की बात है, वो गहरी भी हो गई थी। यही वजह देख के मैं समझता हूँ कि सरकार ने ठीक किया है कि सावधानी के नाम पर हिंसा आगे नहीं बढ़े और किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। शीलकांत जी, ये जो पूरा का पूरा वजह है, क्या ये पॉलिटिकल इसके पीछे रीजन ज़्यादा देखते हैं, या एथनिक ग्रुप्स के बीच में जिस तरीके के मतभेद या फिर जो मसला रहा है वो इसके पीछे बड़ा फैक्टर है? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे श्रीलंका में जो सामाजिक फैब्रिक है वो क्षतिग्रस्त तो है ही, मतलब पिछले कई दशकों से। और एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, पर बहुत हैवी हैंड से सॉल्व किया, तो उसके प्रभाव अभी तक हैं। फिर राजपक्षे की सरकार को हटा के जब ये नए प्रेसिडेंट आए, तो वो टेक्स्ट बुक तरीके से रूल करना चाहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिबरल डेमोक्रेट। और वो उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं उनको कम करेंगे और पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करेंगे। और एक तरह से वो चाहते थे कि ये सारा जो सिस्टम हो ऐसा बने जो कि लिबरल हो, उसमें ये अथॉरिटेरियन नहीं हो टेंडेंसीज। पर ये सामाजिक फैब्रिक जब बिगड़ जाता है, तो जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज वाले हैं वो इन तनावों को ही अपना पे ही कैपिटलाइज करते हैं। तो ये जो बात जब मुनि साहब ने कहा, वो बात सही है कि जो तनाव के ग्रस्त जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें चुनावों में ज़बरदस्ती तनाव बढ़ाया जाती हिंसा बढ़ाई जाएगी, ताकि जो मेजॉरिटी है वो एक तरफ चली जाए।
तो उसको देखते हुए राजनीतिक खतरा तो है, बाकायदा है। और श्रीलंका में उस खतरे को डील करने के लिए ये जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब आए थे तो उन्होंने कहा था कोशिश करेंगे, वो जो अतुल गमाना जो जगह है जहाँ पे दंगे हुए थे 2014 में जी, उसके लिए उन्होंने कहा था कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पे कोलंबो की गद्दी में बैठ गए तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स आने लगे। जो जो एक तो राजपक्षा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उनके भी कोalition में, जैसा बता रहा मुनी साहब ने, तो उसमें ही प्रेशर्स आने लगे। तो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहे वो। और समय बीत गया, अब तो दूसरे चुनाव की बात है। तो इसलिए अभी कम से कम जो स्टिच इन टाइम वाला काम कर रहे हैं कि 10 दिन की इमरजेंसी लगा के किसी तरह से इनको शांत करें और अलग करें जिससे कि आग ना फैले, ये उनकी पहली रिक्वायरमेंट है। और मेरी दृष्टि से ये रिक्वायरमेंट को डील करना ही अच्छा है। इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में ना जाने दें तो ये शायद इनके लिए अच्छा होगा। ये चैलेंज होगा, आप कह रहे हैं कि कमोडोर भास्कर सर कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला दिख रहा है, और जैसे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा, जिस तरीके से वायलेंस हुआ है और ये पहले से भी चल रहा है, पॉलिटिकल इसके पीछे रीजन ज़्यादा दिखते हैं आपकी नज़र में? क्या ये बड़ा फैक्टर है, या फिर आपकी नज़र में इससे अलग भी कुछ अहम फैक्टर हैं जो इस तरह की घटनाओं के पीछे, या लगातार जो इस तरह की का मैं कहूँ कि वायलेंस रहा है दो समुदायों के बीच में, उसको भड़काता है, बढ़ाता रहा है? सब जैसे अभी दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, मुनी साहब ने भी जो कहा है और शीलकांत शर्मा जी ने जो कहा है, मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप श्रीलंका की जो अंदरूनी जो बनावट है उसको अगर हम समीक्षा करें तो इसमें 2-3 खास बिंदु है। सबसे पहले ये कि पिछले 2-3 दशकों से श्रीलंका के अंदरूनी जो स्थिति है, ये तमिल माइनॉरिटी के साथ जो उथल हुआ है उसकी वजह से पूरे देश में एक प्रकार का बहुत ही भारी तरीके से उसका एक असर पड़ा है, जिसमें ये जो मेजॉरिटेरियन जो सेंटिमेंट जिसको हम कहते हैं, सिन्हाला लोगों को लेके, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये करीब 72% उनका वहाँ पे संख्या है आबादी में जी। साथ साथ श्रीलंका के अंदर और ये बाकी दक्षिणी एशिया के देशों में भी शायद ये एक लक्षण है कि हम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स या राजनीति का कई प्रकार के हम बिंदु देख रहे हैं। और खास श्रीलंका के अंदर पिछले 2 साल में आप कह सकते हैं कि जब से ये परिवर्तन हुआ है कि राजपक्षे साहब के हुकूमत के बाद अभी जो श्रीसेना साहब आए हैं, उन्होंने भी एक राजनीतिक सही प्रकार से उदारवादी जो लक्षण है, जो उसकी भावना है, उसका पालन करने की वो कोशिश कर रहे थे। और ये जो बैकलैश है, ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, चाहे पहले जो तमिल समुदाय था या मुस्लिम जो समुदाय है वहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो करीब 9 या 10% के आसपास है और कुछ क्षेत्रों में उनका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, उसका भी एक प्रकार का पॉलिटिकल या राजनीतिक मैं कहूँगा कि एक उसका संदर्भ है। साथ साथ एक सामाजिक भी है, जो सोशो रिलीजियस जिसको हम कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर एक प्रकार से उन्होंने भावना को उत्तेजित किया है, जो कि म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पे जो हैं उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा था और उनके बारे में जो भी धारणा अभी पैदा किया है कि वो एक प्रकार से दहशतगर्दी को समर्थन दे रहे हैं, तरह तरह के इसका भी मिलावट था इसमें। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो उथल है श्रीलंका के अंदर और जिसके काबू करने के लिए इमरजेंसी लगाया है, इसके राजनीतिक भी कारण है और इसके सामाजिक भी कारण है। और मेरा भी व्यक्तिगत राय यही है कि दक्षिणी एशिया में एक प्रकार का ये भारी चुनौती है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में ये मेजॉरिटेरियन जो सेंटिमेंट है उसको भड़काना, उसको उत्साह के उसका फ़ायदा उठाना और तुरंत उसको काबू में लाना एक प्रकार का ये स्टेट या हुकूमत का दायित्व बनता है। और इस वक्त कोलंबो के सरकार ने सही कदम उठाया है कि वो जितना जल्दी हो सके 10 दिन के अंदर वो इस स्थिति को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ओके सर, हम आशा यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये वायलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए और किसी प्रकार का राजनीतिक दायरे पे ये वापस आए। एसडी मुनी साहब, जिस तरीके से ये पूरा मसला फिलहाल दिख रहा है, एथनिक पॉलिटिकल कई सारे फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ था, अगर मैं उससे जोड़ कर देखूं,
कहीं उससे इसके बीज ज़्यादा बढ़ते या गहरे होते रहे हैं, या हाल में जो रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला रहा है उसने इसमें आग में घी डालने का काम किया है? देखिए, दोनों बातें हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो लोकल इलेक्शंस अभी हुए हैं, जिसमें राजपक्षे का जो दल है वो बहुत सशक्त रूप से उभर कर सामने आया है। और राजपक्षे की ये दलील 2009 से है कि अगर हम तमिलों को बहुत समेट कर रखेंगे तो वो दोबारा से एलटीटी उभर जाएगी। और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर उन्होंने हर चुनाव में इसको लाने की कोशिश की है। तो इस बार भी ये उनके कैंपेन में एक अंडर करंट ये बिल्कुल था कि ये सरकार जो है सिरिसेना और रेनिल विक्रमसिंघे की सरकार, ये तमिलों के लिए ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण है, और अगर ये आएंगे तो इस तरह की वारदातें होगी और हमारा देश फिर से परेशान हो जाएगा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसमें डाला गया है, जिसमें जो जातीय समीकरण हैं उनको और गहराया गया इस ढंग से, और यही वजह है। और दूसरा, जैसे मैंने जोड़ा आपको, देखिए पिछले अगर सप्ताह 10 दिन से मैं श्रीलंका के अखबार देखूं तो उसमें एक बात उभर कर आ रही है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कुछ तनाव चल रहा है। और ऐसी संभावनाएं, कुछ अखबारों ने तो ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री को सैक कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री की इमेज वहाँ पर ख़ास तौर से राजपक्षे ने जो उछाल के रखी हुई है वो ये है कि ये तमिलों के हामी है, और इसीलिए जो सिंगल वोट है वो सिरिसेना को नहीं मिला, उनकी पार्टी को बिल्कुल नहीं मिला। और जो पोलराइजेशन हुआ उसमें बिल्कुल एथनिक पोलराइजेशन हुआ। सारे सिंगल वोट, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर वोट राजपक्षे को गए। तमिल वोटों ने तमिल पार्टीज़ को वोट दिया, या थोड़ा बहुत रेनिल विक्रमसिंघे, तो वो सेकंड उसमें आए। तो इस तरह की जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। रोहिंग्या की आग लगाई हुई है, क्योंकि जब रोहिंग्या का मसला हुआ तो श्रीलंका सरकार ने कुछ रोहिंग्याओं को शरण दी। तो उसको इलेक्शन में भी देखिए किस तरह से ये मुसलमानों के पक्ष में है और हमारे खिलाफ है। और जो बुद्धिस्ट हैं श्रीलंका के, उनकी नेचुरल सिंपैथी थी जो म्यांमार के बुद्धिस्ट हैं उनके लिए। और चूंकि यहाँ पर सामाजिक स्तर पर तनाव पहले ही है, तो उन्होंने दे 2+2 और इजीली गॉट स्वेड पॉलिटिकली कि हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सरकार सिंगलियों की सरकार नहीं है, ये सरकार तमिलों को ज़्यादा मदद करती है, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। तो डर उनको ये भी है कि अगर इस स्थिति को आगे उछाला जाए तो राजपक्षे उसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और जो कैबिनेट के तनाव, कोएलिशन के तनाव है, उनको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। श्रीकांत जी, पॉलिटिकल फैक्टर और अलग अलग धड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच खींचता है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक पोलराइजेशन की जिस कहानी को बयां करके या जिसको उछाल करके सत्ता हासिल की गई और उसके बाद दोबारा सत्ता में वापसी शायद बड़ा कारण दिख रही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों का एक मसला यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है या फिर वोट के लिहाज से? नहीं, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि राजपक्षे को हटाया गया था जिन बिना पे, एक तो करप्शन था, दूसरा उसका अथॉरिटेरियन रूल था, और तीसरा इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट वगैरह के प्रॉब्लम थे, खासकर सेक्शंस को। तो इसलिए वो हार गया। अब वो हार के वापस आना चाहता है तो किस घोड़े पे चढ़ के आना चाहता है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के घोड़े पे। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ये सब जगह, बिकॉज श्रीलंका में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है ऊंचा है। साउथ एशिया में जो इंडिसेस हैं डेवलपमेंट के, वो श्रीलंका में काफ़ी अच्छे हैं। पर उसका एक मतलब आयरानी है, एक समझ लीजिए विरोधाभास है कि जहाँ ये अच्छे हैं वहीं इन सब चीज़ों के लिए जो मनस्थिति है वो और तैयार हो जाती है। तो वो दुनिया को भी देखते हैं, और दुनिया में एक बात तो है, चाहे आप माने या ना माने, इस्लाम के लिए एक सब जगह एक किस्म का एक स्केप्टिसिज्म है, और ये भावना गलत है, लेकिन ये भावना सब जगह है। तो श्रीलंकन बुद्धिस्ट जो हैं वो भी उस भावना के बहाव में बहते हैं। तो रोहिंग्या आ गए तो उनको क्यों ला रहे हो आप? ये एक थॉट जो है, ये मिडिल क्लास में खासकर, वो जो थोड़ा बहुत जहाँ समृद्धि आ जाती है वो बिल्कुल संकीर्ण हो जाते हैं। तो उस संकीर्णता में और एक बिल्कुल दक्षिणपंथी भाव एक्सट्रीमिज़म में इस तरह की उदारता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और वही चीज़ वहाँ की राजनीति में आ रही है।
और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ये जो सरकार है ये उदार नीतियों को लेके आई थी, तो उस पर आक्षेप, उसको हटाने के लिए ये सब चीज़ें आसान पड़ रही हैं। तो ये मुझे लगता है खतरनाक राजनीति है। क्यों? क्योंकि एक बार ये तो टाइगर की सवारी होगी, एक बार चढ़ जाएंगे तो उतरना मुश्किल होगा इनके लिए। और फिर आपने पॉपुलेशन की बात की, तो 2 करोड़ 10 लाख है टोटल पॉपुलेशन श्रीलंका की, उसमें 10% हुए तो 20 लाख हो गए। 20 लाख बड़ा नंबर होता है, और 20 लाख को अगर आप एलियनेट करेंगे तो उसमें से अगर उसका 10% भी है, 2 लाख भी है, या 1% भी है, 2000 भी अगर हैं, परेशानी में पड़ जाएंगे आप। क्योंकि ये जो बहाव चल रहा है दुनिया में, जो फ्लड है इस तरह के एक्सट्रीमिज्म का, वो सब पे असर करेगा। तो इसलिए एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट की बात है कि जो लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि किस तरह से बढ़ाएं चीज़ों को। भास्कर साहब, जो शीलकांत जी कह रहे हैं बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि राजनीतिक भागीदारी और उसमें हिस्सेदारी को लेकर एक भूख या फिर उसको दरकिनार या हाशिए पर खड़े करने के चलते ये हालात बद से बदतर, मैं कहूँ 2012 के बाद तेजी के साथ बदल रहे हैं। उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जरूर सामने आई हैं। साहब, ये बात बिल्कुल सही है जो शीलकांत जी ने जो इशारा किया है। मैं इसको बढ़ा के ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम दक्षिणी एशिया का अगर पूरा जो दायरा देखें एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या जिसको हम कहते हैं कि मेजॉरिटेरियन वोट को भड़का के किसी प्रकार का राजनीतिक फ़ायदा के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वह बिल्कुल जैसे शीलकांत जी ने कहा है कि ये टाइगर के ऊपर चढ़ने वाली बात है, और उसके बाद वहाँ से उतरना बहुत ही कठिन होता है। और हमने अपने ही देश में भी देखा है, जहाँ राजनीति में आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या बेईमानदारी के साथ अगर लोगों के भावना के ऊपर इस प्रकार का अगर दुरुपयोग करते हैं जी, तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर होता है। श्रीलंका के संदर्भ में शायद ये और भारी पड़ जाता है, क्योंकि उनका जो जनसंख्या है वो काफ़ी छोटा है, 2 करोड़ से हल्का से ऊपर है। और जो एथनिक और रिलीजियस जो वहाँ पे जो वर्ग अलग अलग हैं, एक तो सिन्हला मेजॉरिटेरियनिज्म है जिसमें बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, साथ साथ जो तमिल के लोग हैं, और वहाँ पे भी जैसे बताया गया मुनी साहब ने कि हिंदू भी अलग है, मुसलमान भी हैं। और उसके अलावा जो बाकी जो श्रीलंका के पॉलिटिक्स के अंदर जो एलटीटीई का असर हुआ है, उससे पूरा स्टेट एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का मिलिटरिस्टिक स्टेट बन गया है, जहाँ पे फौज का बहुत ही वहाँ पे भारी एक भूमिका उन्होंने निभाया है। तो उसकी वजह से ये जो पिछले साल में जो सत्य का हमने बदलाव देखा है कि राजपक्षे साहब के बाद जो अभी श्रीसेना साहब ने जो भी कोशिश किया है, उससे श्रीलंका के अंदरूनी पॉलिटिक्स में एक तो जहां तक राजपक्षे और श्रीसेना साहब के बीच में, उसके बाद अभी जो कोalition है उनके बीच में, जैसे रणिल विक्रमसिंघे साहब और उनके साथ जो श्रीसेना साहब के बीच में जो भी अभी टेंशन या तनाव बढ़ा है, ये सब इसका नतीजा हम अभी देख रहे हैं। तो इसलिए हम आशा यही करते हैं कि श्रीलंका जिसके ह्यूमन सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पूरे क्षेत्र में सबसे वो एक प्रकार से ऊपर है, कि वो इस प्रकार के मेजॉरिटी पॉलिटिक्स का कहीं शिकार न बन जाए। ये बहुत ही मैं उनके कहूँगा कि भारी पड़ सकता है। और उसमें हर एक साउथ एशियन जो देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहाँ पे भी हमने इसी प्रकार का देखा है, जो मेजॉरिटेरियन जो वहाँ पे सेंटिमेंट होता है और अलग अलग जो जाति या धर्म के ऊपर जो भी वहाँ पे पॉलिटिक्स अगर खेला जाता है जी, तो उसका अंदरूनी जो असर होता है कि वो जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सिकुड़ जाता है, और उस प्रकार या उसके बाद जो पोलराइजेशन होता है उससे निकलना मैं कहूँगा बहुत ही कठिन होता है। इसलिए सर, ये जो 10 दिन का उन्होंने इमरजेंसी लगाया है, शायद श्रीलंका के अंदर इसके बारे में बहुत गहरी तरीके से इनको सोच करना पड़ेगा। और इस रीजन के लिहाज से अगर श्रीकांत जी मैं समझना चाहूँ, इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं और इसका वे आउट फिर क्या ज़रूरत है इससे बाहर निकलने के लिए? नहीं, ये बाहर निकलने का तरीका तो यही है कि रूल ऑफ लॉ, और जो जैसे इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद आप कर्फ्यू लगाइए, मिलने मत दीजिए। इस पूरे इस उपमहाद्वीप में पहले भी ये सब चीज़ें होती थी। हमेशा जो रूलर्स थे, जैसे ब्रिटिश रूल जब था, उन दिनों इन सब चीज़ों को कैसे डील किया जाता था। और भारत में पिछले 70 सालों में अधिकांशतः
जो शासन है वो यही डील करता है कि भाई इन चीज़ों से दूर रखो। तो श्रीलंका को भी यही फॉलो करना पड़ेगा, उसका कोई और दूसरा चारा है नहीं, राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो उदय ने कहा उसको वो करने के लिए कि आपने बीच में सुना होगा पिछले महीने कि श्रीलंका के डिफेंस अटैची थे कहीं यूरोप में, और वो अचानक निकल के आए और उन्होंने बहुत एक भड़काऊ भाषण दिया जिससे वो लोग जो लोग तामिल्स के खिलाफ, तो उसके बाद श्रीलंका को उसको हटाना पड़ा और उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। जी जी। ये जो है डिफेंस अटैची, मतलब जो मिलिट्री के लोग जो हैं उनके अंदर अभी भी वो भरा हुआ है कि बस फोर्स का यूज़ करो और इन लोग जो भी अपोजिशन वाले हैं वो गलत हैं, हम सही हैं। कंट्रोलिंग पावर उनको लगता है हाँ, उनके हाँ। हाथ में होनी तो चाहिए पर है। ये ना हो कहीं इमरजेंसी में ये इस अथॉरिटेरियन मिसयूज ना हो, ये उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका खतरा है वाकई मुनीर साहब, इस तरह का खतरा है बरकरार जब जिस तरीके के हालात हैं और जो बयान हमने पिछले महीने देखे हैं, उस तरह के इम्पैक्ट से बचने की ज़रूरत होगी। और ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम का इस रीजन में अगर मैं कहूँ क्या असर देखते हैं खासतौर पर भारत के नज़रिए से? नहीं, दोनों बातें सही है। एक तो रीजन के बारे में बहुत उदय ने और शर्मा जी ने ठीक कहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिवाय हमारे अभी तक सारे पड़ोसी देश अपने राज्य की आइडेंटिटी एथनिक बनाए हुए। नेपाल में नहीं थी, वो भी अब बन गई है जैसी लग रहा है, जो नए हालात हैं। हाँ, तो अगर आप किसी भी राज्य की आइडेंटिटी, राज्य की पहचान आप धर्म या संकीर्ण मुद्दों पे रखेंगे, भाषा पे रखेंगे, समुदाय पे रखेंगे, तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली एलिनेट हो जाती है। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको खामखाम एक बल मिल जाता है कि अब हम यहाँ पर, और वो सामाजिक स्थायित्व के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि सरकार की अपनी यहाँ पर श्रीलंका में काफ़ी कमियाँ हैं। देखिए, सरकार की जो इमेज बनी है, सिंगलर लोगों के दिमाग में ये इमेज है कि हमारा सही प्रतिनिधित्व तो राजपक्ष है। 2009 में उन्होंने एलटीटीज़ को ख़त्म किया, उसके बाद में उन्होंने कोई सॉल्यूशन उसका परमानेंट निकाला नहीं। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव था कि आप जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे एलटीटी को ख़त्म करने के वक्त में, उनकी छानबीन कीजिए, वो इस सरकार ने मान लिया कि हम अपने हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर नहीं लेकिन अपने हिसाब से हम उसको करने को तैयार हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा हम नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे जिसमें तमिल्स को इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए। न नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी आया है, न पिछले ऑलमोस्ट चौथा साल चल रहा है ये, उसमें तमिलों को कोई ऐसा आश्वासन दिया, ज़ुबानी ढंग से बहुत आश्वासन है लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं हुआ है जिसमें उनको पूरा भरोसा हो। तो ये सरकार की भी कमज़ोरी है। और अगर वो सरकार की कमज़ोरी है तो जो राजापक्ष इनके खिलाफ हैं वो क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाएंगे? वो उसका फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर, और इसीलिए वो भी इस जातीय मुद्दे को लेकर, और यही वजह है कि ये एक टिंडर बॉक्स जैसी सिचुएशन आपको लगती है कि जब जातीय तनाव है वहाँ पर पहले से भी, और राजनीति बौखलाई हुई है या राजनीति स्थिर नहीं है बहुत, तो उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसीलिए उसको रोकने की ज़रूरत है। उससे बड़ी ज़रूरत ये है कि कोएलिएशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो वादे किए हैं, चाहे संविधान संशोधन नया बनाने के हों, चाहे जातीय समीकरण को ठीक करने के हो, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उदय भास्कर साहब, वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी कमेंट आपको ही चाहूँगा। जो एस डी मुनी साहब ने कहा कि कुछ अहम फैक्टर हो सकते हैं इसको बदलने के लिए, सुधारने के लिए, कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? साहब, मैं यही कहूँगा कि अभी भारत के नज़रिया से हमारे पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ इस प्रकार की इंस्टेबिलिटी अगर होती है तो उसे या उसका असर भारत के पूरे क्षेत्र में होता है। और इसलिए मेरे ख्याल से राजनीतिक स्तर पे जिस प्रकार से भी चाहे सलाह दे सकते हैं या किसी प्रकार का माहौल बना सकते हैं कि जल्द से जल्द श्रीलंका के अंदर अगर स्थिति सही हो जाता है तो ये सबके भलाई होगा। इसमें ये मैं कहूँगा कि हमारा आशा होना चाहिए। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम मसले पर जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में श्रीलंका में आपातकाल के हालात क्यों हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।